हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटीएससी एएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम एएनएम और जीएनएम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये मैंने लिया है मिडवाइफरी का क्वेश्चन, ठीक है। ये 10+ क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इस जो है कि हमारे इस क्वेश्चन से आपको कुछ हेल्प मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसे हम जो है कि जो जो क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि वो समझाने के लिए, तो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि क्या किस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भावस्था में जीपी स्टर्नम से सिम्फेसिस प्यूबिस तक पाए जाने वाली गहरी धारियों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लीनिया नायग्रा। चलिए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं लीनिया नायग्रा किसे कहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो है कि डायग्राम है, ठीक है। जो ये नाभि है और ये मतलब इसे जीपी स्टर्नम और ये सिम्फेसिस प्यूबिस हुआ, यहाँ तक के जो एक गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में जो यहाँ से लेके नाभि से लेके सिम्फेसिस प्यूबिस तक जो एक लाइनिंग गहरी धारी खींच जाती है, उसे ही हम लीनिया नायग्रा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण की सबसे सामान्य स्थिति क्या है, ठीक है। गर्भ में मतलब जब प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर जो भ्रूण होता है उसका सबसे अच्छा पोजीशन वो क्या होता है। तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर होता है, LOA का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। तो चलिए देखते हैं कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर किसे कहेंगे। देखिए, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर किसे कहेंगे? जब बेबी का अंदर में जो भ्रूण होता है उसका फेस, ठीक है, फीटस का जो फेस होता है मदर के, वो मदर के जो है वर्टिब्रल कॉलम मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी जिस तरह से पीठ, फेस उसका वर्टिब्रल कॉलम की ओर हो, उसे ही हम कहेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, LOA, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डेसिडुआ का प्लासेंटा से पृथक होना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा बकलिंग। मतलब वो डेसिडुआ क्या हुआ और प्लासेंटा क्या? जब प्लासेंटा जो एक यूटेरस में जो एक वॉल से जो जुड़ जाता है, प्लासेंटा ग्रो करता है, उसी को हम डेसिडुआ कहते हैं। डेसिडुआ कब होता है? जब फर्टिलाइज एग जो है वो यूट्रस में आके वो एक लेयर वॉल से जो है चिप अटैच हो जाती है, तो वही वॉल को हम क्या कहेंगे? डेसिडुआ, ठीक है। तो प्लासेंटा जब कब पृथक होता है? एट बर्थ। बेबी जब बर्थ होता है तो उसके मतलब आधे घंटे के अंदर जो प्लासेंटा का जो एक्सपल्सन होता है, मतलब प्लासेंटा को जब निकाला जाता है, तो वही जो डेसिडुआ से और प्लासेंटा जो पृथक होता है एक दीवार से, ठीक है। कोई चीज़ मान लीजिए एक दीवार में चिपका हुआ है, ठीक है, उसे जो हम हटाएंगे, ठीक है, कि दीवार में चिपक गया है, दीवार से जो हटाएंगे, तो जो हम हटाते हैं उसके हम क्या कहते हैं? बकलिंग। तो ये हमारा दीवार क्या हो गया? डेसिडुआ, ठीक है। तो वो उसे ही हम कहेंगे बकलिंग कहेंगे, डेसिडुआ का प्लासेंटा से पृथक होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 4th नंबर, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजन नहीं होता, ये प्रोजेस्टेरॉन होता है जो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। हार्मोन जो रिलीज होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO के अनुसार प्रसव पूर्व विजिट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। प्रसव पूर्व मतलब क्या होता है ना? प्रसव पूर्व मतलब एट जो प्रेगनेंसी के टाइम गर्भावस्था जो चलते रहता है उस दौरान जो है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये 4 विजिट होता है। होम विजिट करते हैं ना, तो वही हुआ, ये 4 विजिट करते हैं, 3 मंथ 9 मंथ उसके जो बेबी बर्थ के बाद भी जो है उसकी देखभाल के लिए हम विजिट करते हैं कि अच्छे से है या नहीं, बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, माँ में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो ये टोटल मिला के एट जो जब से गर्भावस्था स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी, उस टाइम से लेके एट बर्थ के बाद भी जो है वो जितना विजिट होता है वो कितना होता है? 4, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 से 6 अबगार स्कोर इंगित क्या करता है। ठीक है, 4 से 6 यदि अबगार आपको पता है कि अबगार स्कोर कितना होता है, तो 1 से लेके 10 तक होता है। ठीक है, तो 1 से 10 तक होगा अबगार स्कोर। यदि उसमें सबसे अच्छा जो अबगार स्कोर होता है, यदि 7 से 10 है या 8 से 10 है, तो ये सामान्य माना जाता है कि बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, और यदि 4 से 6 रहे, ठीक है, जैसे कि 7 से 8 हम बोले, 8 से 10, 8 से 10 बोले तो ये नॉर्मल है। और यदि 4 से 6 रहे तो वो मॉडरेट डिस्ट्रेस होता है। ठीक है, वो मॉडरेट डिस्ट्रेस में, यानी कि बच्चे में अभी बच्चे असामान्य स्थिति में है, वो मतलब सामान्य नहीं है। एक नॉर्मल जो स्वस्थ जो होता है बच्चा, वो नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडरेट डिस्ट्रेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लोकिया का प्रकार नहीं है। ठीक है, लोकिया क्या होता है? एट बर्थ, बेबी बर्थ के बाद जो ब्लड जो माँ में जो ब्लड का डिस्चार्ज होता है लोकिया, तो वो किस किस रंग का होता है? वो जिससे कलर हम देखेंगे, यदि 3 कलर का होता है, रेड, फिर येलो हो जाएगा, फिर पिंक हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो वो जो है क्या प्रकार में? तो लीनिया नायग्रा अभी हमने देखा है। ठीक है, लीनिया नायग्रा क्या है? ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि लीनिया नायग्रा तो ये लाइनिंग होता है ना, जीपी स्टर्नम से सिम्फेसिस प्यूबिस तक का जो एक लाइनिंग खींच जाती है, गहरी लाइन, उसे हम लीनिया नायग्रा कहते हैं। तो ये प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा लोकिया का प्रकार नहीं। यदि यहाँ पे रहता लोकिया के प्रकार कैसा है, यदि लोकिया रुब्रा रहता, लोकिया अल्बा रहता, तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये है। ठीक है, तो लीनिया नायग्रा ये हुआ लाइनिंग खींच जाती है, तो इसलिए ये लोकिया का प्रकार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूतिकावस्था के दौरान होने वाले कब्ज के उपचार हेतु दिए जाने वाले औषधि क्या है? जब सूतिकावस्था मतलब होता है एट बर्थ, जब कब्ज होता है तो उसे हम कौन सा भोजन देंगे? और ये भोजन सॉरी औषधि देंगे, तो वो लैक्सेटिव देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। गर्भावस्था के आरंभ में होने वाले रक्तस्राव का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, गर्भावस्था के जिस तरह से प्रेगनेंसी मतलब स्टार्ट हुई है, ठीक है, 1 मंथ 28 दिन इस तरह से होता है, तो यदि उसमें जो रक्तस्राव हुआ तो वो क्या चीज़ इंगित करता है? तो वो एबॉर्शन इंगित करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार एमटीपी कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक की जा सकती है? एमटीपी मतलब क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे एबॉर्शन कहते हैं। तो वो एक्ट जो 1971 में जो आया, तो वो एमटीपी जो कितने सप्ताह के जो अंदर जो है किया जा सकता है, इस ये लागू हुआ, तो ये 24 सप्ताह में जो है उसके अंदर किया जा सकता है। 24 सप्ताह, यदि 24 से ज़्यादा हो गया है तो वो एबॉर्शन नहीं, एमटीपी नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यदि मदर यदि डिस्ट्रेस में चली गई है, या फिटस में कोई यदि भ्रूण में कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो जो है 24 सप्ताह के बाद वो अबॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अन्यथा जो है ये 24 सप्ताह तक ही जो है ये एमटीपी किया जा सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इपिजियोटोमी सर्वमान्य, इपिजियोटोमी का ये का होगा? ठीक है, ये को लिखा गया है, ये का होगा? ठीक है, इपिजियोटोमी का सर्वमान्य प्रकार कौन सा है? मतलब सबसे सामान्य प्रकार कौन सा इपिजियोटोमी का? तो वो लेटरल है। ठीक है, तो अब चलिए इपिजियोटोमी क्या होता है। ठीक है, जब आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। ये आप इस डायग्राम से समझिए। मान लीजिए कि ये जो बेबी है, ये बर्थ हो रहा है बेबी, यदि बेबी का हेड डिसेंट हो रहा है, यदि बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, सर्वाइकल डायलेटेशन फुल नहीं है, बेबी को हेड आने में दिक्कत हो रहा है, तो जो हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाते हैं, वही हो गया हमारा इपिजियोटोमी। ये होता है ना कि आसानी से 3 कट लगता है, एक यहाँ लगता है, एक ये साइड में लगता है या इस साइड में। ठीक है, 3 कट लगता है, इसे ही हम इपिजियोटोमी क्या हुआ कि ईजिली में जो है
कोई भी ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हो जाता है तो उससे जो है ये आसानी से ये एपिज़ियोटॉमी कट लगा के जो है हम बेबी को ईज़िली बर्थ करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एपिज़ियोटॉमी। चलिए हमारा एक ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा प्रकार होता है, तो लेटरल होता है। लेटरल क्या होता है, ये बीच से कट लगाना, ठीक है, एक साइड होता है ना, बीच से कट लगाना, वो लेटरल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, D&C प्रक्रिया के दौरान जो है सर्वाइकल डायलेटेशन में सहायक औषधि कौन सा है। D&C जब होता है तो उसमें जो प्रक्रिया किया जाता है सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए, तो कौन सा औषधि जो है प्रोवाइड की जाती है, तो वो है देखिए मिथोट्रेक्सटेट। ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है कि ये क्वेश्चन हमारा हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और जो है क्वेश्चन ये जानकारियों के साथ। तो चलिए ये आपको, यदि ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो आपके एग्ज़ाम के लिए, NM JNM एग्ज़ाम के लिए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये यदि कहीं पे भी किसी प्रकार का यदि आपको लगे कि कॉम्प्लिकेशन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको उसके अनुसार आपको बता दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।